बिहार के किशनगंज जिले के कैरी बीरपुर गांव में फिरदौस आलम के घर पर सन्नाटा है। बरामदे में उसके पिता जमालुद्दीन गुमसुम बैठे हैं। उनके पास कहने के लिए बहुत बातें नहीं हैं। मुश्किल से 2-3 मिनटों में वो अपनी बातें खत्म कर देते हैं। जमालुद्दीन के घर से करीब 1500 किलोमीटर दूर हरियाणा से पानीपत के फ्लोरा चौक सेक्टर 29 में रिजवान के घर की भी हालत कमोबेश ऐसी ही है। रिजवान की बेटी बेसुध है, कुछ खाती पीती भी नहीं। 24 मई की शाम पानीपत में किशनगंज के कैरी बीरपुर गांव निवासी फिरदौस आलम की हत्या ने 2 परिवारों की खुशियां छीन ली हैं। 24 वर्षीय फिरदौस 24 मई की शाम अपनी ससुराल गया था। ससुराल से लौटते वक्त करीब 8:30 बजे अपने एक दोस्त शाहनवाज के साथ वो फ्लोरा चौक के नज़दीक से गुजर रहा था। उसने मुस्लिम पहचान बताने वाली टोपी पहन रखी थी। तभी एक स्थानीय व्यक्ति नरेंद्र उर्फ सूसू लाला ने उसकी टोपी छीनकर खुद पहन ली। सूसू कॉलोनी में ही परचूनी की दुकान चलाता था। फिरदौस ने जब टोपी वापस मांगी तो सूसू ने टोपी नीचे फेंक दी। फिरदौस ने टोपी फेंकने पर जैसे ही नाराजगी जाहिर की, सूसू ने गुस्से में कहा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, और फिर उसने डंडे से फिरदौस पर हमला कर दिया। उसे लहूलुहान हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां अगले ही दिन सुबह उसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम के बाद ही पानीपत में उसे दफना दिया गया। कोई शिशु लाला या टिशू लाला नाम का कोई लोग, वो दुकानदार उसे बुलाने के बाद उससे सर से टोपी छीन ली और बोला कि अपने पहन के बोला कि कैसा लग रहा है। बोला अच्छा लग रहा है। उसने कहा कि अल्लाह मेरी टोपी मुझे वापस कर दो। तो टोपी वापस करने के बजाय उसने फेंक दिया ज़मीन में। अब इसमें कोई बात हुई, को हॉट टॉक हुआ, ये तो हमको नहीं मालूम। उसके बाद में वो टोपी उठाने के लिए जो ही झुका तो पता चला कि उसके पीछे से सरिया डंडा लोहा डंडा से जिससे भी वो वार कर दिया और वो सेंसलेस होकर गिर पड़ा। ये शनिचर की शाम 8 बजे की बात है। उनके भाई को खबर हुई। भाई और एक आध दोस्त आया, वो नज़दीकी हॉस्पिटल में ले गया। उसके बाद में वो वहाँ हॉस्पिटल वालों ने उसको रेफ़र कर दिया रोहतक हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल जो कि 82 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ गया, रात भर वहीं रहा। सवेरे 8 बजे उसने दम तोड़ दिया। जब घर में खबर हुई, छोटे बेटे ने मेरा खबर किया कि ऐसा ऐसा हादसा पेश आया। उसके बाद ये लोग गए और लोग भी गए। मेरा दामाद था दिल्ली में, वो भी सुन के वो भी पहुंचा। उसके बाद जो है रात के तकरीबन 8 बजे वापस आया डेड बॉडी लेकर के। इसके बीच में FIR वगैरह भी कराया, सब कुछ कराया। पुलिस पहुंची, वो क्या कहते हैं कि पोस्टमार्टम हुआ, उसका बॉडी लेकर आया अपना डेरा। वहाँ से करीबी कब्रिस्तान में उनको तजीज़ दफीन 11:15 बजे रात में किया। उसी दिन शाम को रात के 11 बजे तजीज़ दफीन वहीं कर दिया गया। दामाद ने भी फ़ोन करके बोला, लड़के ने भी बोला कि इसको दफना देना यही मुनासिब समझते हैं। जैसा मुनासिब समझो, अच्छा कर दो। घर से इजाज़त मिल गई। फिरदौस मोहम्मद जमालुद्दीन का 5 बेटों में तीसरा बेटा था और उसने मैट्रिक तक पढ़ाई की थी। वो पिछले 2.5-3 साल से पानीपत में सिलाई का काम करता था। जमालुद्दीन के 2 अन्य बेटे भी पानीपत में ही सिलाई का काम करते हैं। फिरदौस ने 6-7 महीने पहले ही शादी की थी। कब गया था वो पानीपत? गया हुआ तो 2-2.5-3 साल हो गया। वहीं रह रहा था। वहीं पर उसने शादी भी की एक प्रॉपर करीबी फैमिली से। अभी शादी के 6-7 महीने ही हुए थे। किस चीज़ का काम करते थे? वो सिलाई का काम करता था।
तीनों बेटे मेरे सिलाई का ही काम करते थे वहाँ पानीपत में। करीब 2.5-3 साल पहले पानीपत जाने के बाद वो घर नहीं लौटा था, लेकिन आखिरी बार 21 मई को अपने पिता से फ़ोन पर बात करते हुए उसने बकरी ईद के बाद कम से कम 2 हफ्ते के लिए अपनी पत्नी के साथ गांव आने का वादा किया था। 2.5-3 साल से बेटे का इंतज़ार कर रहे जमालुद्दीन इससे खुश थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो अपने बेटे को कभी नहीं देख पाएंगे। बेटे से मेरी आखिरी बात हुई थी शायद बुध के दिन हुई थी। खबर खैरियत, दुआ सलाम हुई, खबर खैरियत हुई, घर के हालात चाल पूछा गया, उसके बाद और कोई बात नहीं। घर से कब से गए? वो तो 2.5-3 साल हो गया। अच्छा, 2.5-3 साल से घर नहीं आया? नहीं, घर नहीं आया था। वो बोला कि नमाज के बकरीद के बाद हम लोग घर जाएंगे। अच्छा। हमने कहा घर आ जाओ। बोले अब बकरीद यहीं करेंगे, इसके बाद जाएंगे। पुलिस इस घटना को हत्या की एक सामान्य घटना मान रही है और फिरदौस के भाई के आवेदन के आधार पर दर्ज एफआईआर में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) लगाई है। लेकिन चूंकि टोपी फिरदौस की धार्मिक पहचान थी, जिसे उसके सिर से उतारकर नीचे फेंक दिया गया था, तो ये हेट क्राइम का मामला भी है। मैं मीडिया ने जब स्थानीय थाने के एसएचओ सुभाष चंदर से बात की तो उन्होंने इसे हेट क्राइम की घटना मानने से इनकार कर दिया और कहा कि उसकी टोपी छीनकर उसने खुद पहन ली, तो ये टोपी का सम्मान ही हुआ ना। एक तो उसकी धार्मिक पहचान से जुड़ी थी टोपी, जिसको हटाया गया और या फिर वो पहन लिया लेके तो लेके उसने उसको अपने सिर पर तो सम्मान तो दिया है उसने। फिर फेंका भी तो वो नीचे जब वो मांगने गया है। वो तो जब उनकी आपस में बहस हुई ना तब की बात है ना। तो लेकिन ये हेट क्राइम का मामला आप इसको नहीं मानते हैं? नहीं, ऐसी को हमारे यहाँ तो है नहीं जी। फिरदौस के गांव के ही रहने वाले पूर्व कोचाधामन विधायक मुजाहिद आलम इस केस का लगातार अपडेट ले रहे हैं। उनका कहना है कि उसकी हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने टोपी पहनी हुई थी। 24 साल का युवक बेरोजगार जो रोजगार के लिए वहाँ गया था, 7 महीने पहले शादी हुई है, उसकी हत्या कर दी गई बिना उसके कसूर इतना था कि वो टोपी पहन के था, तो कि उसको उचित मुआवजा सरकार के तरफ से दिया जाए। ये भी मांग बिहार सरकार से, हरियाणा सरकार से किए हैं और डीजीपी से भी बात किए हैं। और अगर ज़रूरत होगी तो मैं खुद जाऊंगा वहाँ जो घटना स्थल है, फलोड़ा सेक्टर 29। इस मामले में कानून के जानकारों का भी कहना है कि ये हेट क्राइम का मामला है। ये हेट क्राइम का मामला तो है, क्योंकि जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया और जो वारदात हुई है और जो टोपी का जो सिलसिला हुआ और उसके बाद जो उसके ऊपर हमला हुआ, तो हेट क्राइम का मसला इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि इसमें सबसे मजबूत अगर धारा को देखा जाए तो क्योंकि मर्डर हुआ है तो मर्डर की धारा लगाई गई है, सबसे मजबूत धारा है। उसके अलावा 2 और धाराओं को हम देख सकते हैं, लेकिन उन धाराओं का बहुत ज़्यादा यहाँ पर रोल नहीं है, क्योंकि वो उस घटना के बैकग्राउंड में हुई चीज़ों को कवर करता है। लेकिन जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया और जिस तरीके से ये पूरी वारदात हुई है, इसको कैटेगरिकली हम कह सकते हैं कि ये हेट क्राइम का मामला है। स्थानीय थाने से मिली जानकारी के अनुसार सुसुलाला के खिलाफ अवैध शराब तस्करी का मामला भी दर्ज है। क्षेत्र में उसकी पहचान एक दबंग की है। इस पूरी घटना ने पानीपत में रह रहे सीमांचल के मुस्लिम नौजवानों में डर भर दिया है, क्योंकि आरोपी के परिचितों की तरफ से इस केस को लेकर सक्रियता दिखाने वाले लोगों को धमकियां मिल रही हैं। उन्हें कहा जा रहा है कि सुसु तो आज या कल छूट जाएगा, लेकिन इसके बाद वे लोग देखेंगे। भाई तो नहीं, मुझे किसी ने फोन करके बोला था उसी गली में जब उसको लेके आया था कि तुम सतर्क रहना। वहाँ के लोग, उनके लोग, वहाँ के नहीं उनके लोग ये बोल रहे थे कि भाई निकाल के उसके बाद इन जो बोले हैं, जो रिपोर्ट किए हैं, उनसे उनका हिसाब लेंगे। अच्छा, ठीक है। तो वहाँ का क्या वो नेता होता है? कोई नेता नहीं है, मतलब वो थोड़ा दबंग टाइप का आदमी है। क्या नाम है उसका? इसमें है। नाम क्या है उसका? भाई का नाम नहीं पता है, इसका नाम तो पता है, शिशु का। नहीं, अच्छा, जो धमकाया उसका नाम नहीं पता? नहीं, वो उसका रिश्तेदार लोग बोल रहे थे, उसके जान पहचान लोग जितने वो हैं
हर आदमी के जो होते हैं ना, जैसे हमारे उनकी जान पहचान असजद की जान पहचान हम लोग हैं, तो हमारे भी तो उनके भी तो जान पहचान, उनके भी तो रिश्तेदार हैं, उनके तो गाँव है, यहाँ है। अच्छा, तो क्या क्या बोला वो लोग? वो बोल रहे थे कि अब निकाल तो लेंगे 10-15 दिन में किसी तरीके से भी, ऐसे हो या किसी से, लेकिन जब निकल जाएगा मेरे भाई को निकलने दो, उसके बाद इन सबका जो जो बोले हैं और जो जो केस किए हैं उनका हिसाब लेंगे। और एक ये भी आरोप लग रहा है कि वो लोग को धमकाया जा रहा है, जो लोग वहाँ पे जो मुस्लिम फैमिलीज हैं बाकी, जो कि क्यों FIR किया या क्यों ये मीडिया में बयान दे रहे हैं, इसको लेके आप लोग के पास कोई संज्ञान में आई है कुछ ऐसी बात, या फिर आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं? ये तो मैंने आपसे ही सुनी है बात, तो भाई आपको भी हाथ तक पता है, हमारे को थोड़ा 100 मीटर के दायरे में नहीं पता, आपके हाथ से बात करें इस बारे में। अच्छा, ऐसे तो मेरे पास कोई संज्ञान नहीं, ना कोई आया मेरे पास कहने के लिए। इस घटना के आरोपी सूसू लाला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिरदौस के पिता ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मांग की है कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि दूसरे युवकों के साथ ऐसी घटना ना हो। हम कोई नहीं मांग कर रहे, हमारा मांग कुछ नहीं है। हमारा मांग यही है कि बिहार के एक नहीं है अनेक लड़के रहते हैं। आज मेरे बेटे के साथ यह हादसा हुआ है, कल किसी और बेटे के साथ यह हादसा होगा। तो बिहार के मुख्यमंत्री जी, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट है कि वो सही न्याय दे, सही फैसला सुनाए, ताकि और किसी दूसरे बेटे के साथ ये हादसा ना हो, ये दुर्व्यवहार ना हो। मुजाहिद आलम का कहना है कि दोषी के खिलाफ UAPA की धारा लगनी चाहिए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। उन्होंने बिहार और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने और दोषी को कड़ी सजा दिलाने तथा मृतक की पत्नी को मुआवजा देने की अपील की है। लोग मांग किए हैं कि स्पीडी ट्रायल कराया जाए, इसमें UAPA जो आतंकवादी वाला एक्टिविटी है वो धारा लगा जाए, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी किसी पर इस तरह का जालिमाना हरकत नहीं कर सके।